गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी। ऑल राइट। तो उम्मीद है आज से और कल में आप में काफी चेंजेस आए होंगे। पहले से जो एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों ने कुछ सीखा होगा, क्या क्या मिस्टेक्स करी इस बार, क्या नहीं करनी है। और जो तैयारी शुरू करें उनके लिए तो सब नया नया है ही ऑलरेडी। ठीक है। तो अब जो भी हो, अब फिर से वापस से ट्रैक पर आ जाना है, फिर से वापस से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक में पूरा आपका रिवीजन रिवीजन चला था, सुबह शाम रिवीजन ही चल रहा था। तो अब क्योंकि एग्जाम हो चुका है तो अगला रिवीजन आपका स्टार्ट होगा जब आपका अगला सितंबर में एग्जाम होगा। तो अब फिर से वापस उसी ट्रैक पर आते हैं, उसी तरह से वापस से जैसे हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऑल राइट सर। चलिए जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स देखिए आपका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये आज आपका कौन सा लेक्चर है? आई थिंक लेक्चर नंबर 232 है। ठीक है। ये लेक्चर आज से नहीं चल रहा है, आपका 2 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है, तब से ये लेक्चर आपके चल रहे हैं। इसमें हम लोग आपका जनवरी 2021 से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, एग्जाम आएंगे जाएंगे, ये सीरीज आपकी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। ठीक है। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 2021 से स्टार्ट किया था तो आप 2021 का ही करंट अफेयर्स वहां से स्टार्ट करो। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अब आप जनवरी या और अब एग्जाम लेट होगा तो मिनिमम 6 मंथ्स का रहता है। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स का रहता है। तो अब आप लोग फेब्रवरी 2023 से स्टार्ट करो करंट अफेयर प्रिपेयर करना। ठीक है। फरवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स आपका पीडीएफ ऑलरेडी आपका अपलोडेड है। अभी मैं जून पे काम कर रहा हूँ। जून के एग्जाम के दौरान मैंने क्वेश्चन आंसर का जस्ट पीडीएफ दे दिया था, बट उसके अंदर की जो कंटेंट फिलिंग है जो मैं ही करता हूँ वो अभी तक बाकी है। ठीक है। तो वो मई का कंप्लीट हो गया, अभी वो जून पे काम चल रहा है। ठीक है। तो
आपको ये 2021 से लेकर मई 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो 9990784642 इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपका फेसबुक में होगी, उसके बाद इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, वो सॉरी यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं लेक्चर नंबर 231 तक सब यूट्यूब में अपलोडेड है। हर मंथ का एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखा है, यूट्यूब में जाएंगे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में तो हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखा है, उसमें उस मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं सब उसमें कवर अप है। ठीक है, चलो जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था। इसका आंसर किसी को याद है? Recently, which of the following has become the first Indian airline to operate a commercial wide-body aircraft on a domestic flight using sustainable aviation fuel? ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 तक पिछली क्लास में कर लिया था। इसका आंसर पता है किसी को? हाँ, इसका आंसर क्या था सर? विस्तारा था। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी पिछली क्लास में हो गई थी। आज स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 44 से। ठीक है, 44 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। Recently, which of the following organizations has organized the 36th CISO Deep Dive Training Program in New Delhi? वो विस्तारा आया था, वो अलग क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन वो भी कराया हुआ है आपका। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड द 36 CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम? ये एक प्रोग्राम है 36 CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, किसने ऑर्गेनाइज करा है, ये सवाल है। तो आंसर की बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, ये डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये मत समझ लेना कि वो स्विमिंग है। ठीक है, डीप डाइव यहाँ पर स्विमिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि इसको कौन करा रहा है? ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, भारत सरकार ने डिवीजन बना रखा है, तो जितना भी अपना आईटी वाला काम है सरकार वो किसके अंडर कराती है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंदर कराती है। ठीक है, तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि साइबर सिक्योरिटी में एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर। इस प्रोग्राम में आपका किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, हैकिंग वगैरह से किस तरह से बच सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो ये प्रोग्राम है, भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ठीक है, यानी आज के टाइम में जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वेबसाइट हैक कर ली जाती है, डेटा चोरी कर लिया जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसका पर्पस यही है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर crime and build capacities of chief information security officers and frontline IT officials across all government departments। ये किसके अंडर काम करता है? ये जो पूरा आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, तो जितना भी ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होता है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान रखिएगा। ये है सर आपका साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? बताइए सर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? डिजिटल हेल्थ कार्ड में क्या होगा? सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी, जो बच्चे होंगे
उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की जा सकेगी, जिससे गवर्नमेंट के पास एक डेटा इजीली अवेलेबल होगा कि हेल्थ कंडीशंस बच्चों की उनके स्टेट में कैसी है। हाँ, तो हमने अभी पढ़ा कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट का दर्जा मिल रहा है राजस्थान में, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आंसर राजस्थान होना चाहिए, है ना, मतलब, बट जो तुक्का मारेंगे वो कभी यूपी तुक्का नहीं मारेंगे। हाँ, तुक्का ए या सी वाले ही मारेंगे, बट हमेशा जरूरी नहीं यूपी गलत चर्चाओं के लिए जाना जाए, अच्छे काम भी यूपी में होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है कहाँ पर लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो जितने भी म्युनिसिपल स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको, और जितने भी बच्चों का डेटा सरकार को मिल पाएगा उनके लिए डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा उन बच्चों को जिनका डिजिटल हेल्थ कार्ड सरकार बनाएगी, उनको 25,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पूरे स्टेट में लॉन्च किया जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके लॉन्च किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं सारे अच्छे काम सदर्न स्टेट्स में हो या वेस्टर्न स्टेट्स में हो, यूपी यूपी में भी हो जाते हैं ना। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Recently, it was informed that Archaeological Survey of India will declare Tungnath Temple as a monument of national importance. It is in which of the following states? देखो, एक तो यूनेस्को हेरिटेज साइट होता है जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलती है, क्योंकि यूनेस्को जो एक इंटरनेशनल बॉडी है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसके अलावा नेशनल लेवल पर एएसआई भी कुछ मॉन्यूमेंट्स को इंस्टीट्यूशन या मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का टैग देता है, ठीक है। एएसआई जिनको नेशनल इंपोर्टेंस का टैग देता है उसका सारा मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी पे आ जाता है, एएसआई की जिम्मेदारी पे आ जाता है। तो अभी एएसआई ने इन्फॉर्म किया है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि जो तुंगनाथ टेम्पल है उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बनाया जा रहा है। तो नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला सवाल यही है कि ये जो तुंगनाथ टेम्पल है ये आपका किस स्टेट में लोकेटेड है। हाँ जी, तो फिर से तुक्के की बरसात शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लग रहा है श्योर है क्या सब, सबका आंसर उत्तराखंड ही आ रहा है। चलो, करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। तो ये तुंगनाथ टेम्पल आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज द हाईएस्ट शिवा श्राइन। तो हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे लोकेटेड शिवा श्राइन है ये आपका, ठीक है। ये उत्तराखंड की जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इन द माउंटेन रेंज ऑफ तुंगनाथ इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसको किसने डिस्कवर किया था, एक फिलोसफी के जो महान लेजेंड है आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखते हैं तो काफी है। तो ऐसी कहानियां हैं कि अर्जुन जो पांडव के तीसरे भाई थे उन्होंने इस टेम्पल का फाउंडेशन रखा था, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया स्टाइल आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। चलो, ये तो बातें हो गई तुंगनाथ टेम्पल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। बताइए, एक कोई किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। लर्निंग से रिलेटेड बात हो रही है सर, तो एक तुक्का तो ये कहता है कि एजुकेशन भी हो सकता है क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन दूसरा कह रहा है इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। अब आप लोग बताइए किस पर अपना दाव खेलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे, मीकी पे, या हेल्थ पे, या कॉमर्स पे। चलो, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है।
दोनों में से कुछ नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये सक्षम पोर्टल की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, ये इसकी फुल फॉर्म में छुपा हुआ है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सक्षम क्या है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ओवरऑल कंट्री में उनको ट्रेनिंग और मेडिकल प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है कि हमें नॉलेज को स्प्रेड करना है। जो रूरल एरियाज में वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास उतना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मुकाबले उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। तो रूरल एरियाज है और रिमोट एरियाज जहां तक इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं पहुंच पाती है तो इसको डिजिटली पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल ट्रेनिंग से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise? मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise, ये किताब के लेखक कौन है? विरल, ये वायरल नहीं है, ठीक है, विरल आचार्य, ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। हसमुख अधिया, अमिताभ कंत, रजनीश कुमार, बताइए इन चारों में से किसने लिखी है ये किताब, मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprise? हाँ जी सर। अब देखो दिक्कत यहीं पर आती है, दिक्कत क्या हो जाती है कि जब क्लास होगी तो भर भर के आएंगे स्टूडेंट्स, क्लास अटेंड करेंगे, वो जब एग्जाम नजदीक आएगा, अब एग्जाम दूर दिखाई दे रहा है तो बच्चे भी कम हो जाएंगे ना, जैसे नजदीक आएगा बढ़ते जाएंगे। तो दिक्कत यही है, जब एग्जाम नजदीक आता है तब ज्यादातर लोग जो हैं वो तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा फायदे में, क्योंकि आप खुद देख लो भीड़ आधी हो गई, क्योंकि कल एग्जाम दिया है, वी डिजर्व अ ब्रेक, ठीक है। तो जो लोग कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ते आ रहे हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, आप पेशेंस से पढ़ रहे हो, आप रेगुलर क्लास आ रहे हो, आप लोगों को फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो जी, तो इस किताब की बात करते हैं तो मेड इन इंडिया 75 years ऑफ एंटरप्राइज, इसके लेखक हैं अमिताभ कंत, ठीक है। अभी G20 के शेरपा हैं, इससे पहले सीईओ थे नीति आयोग के अमिताभ कंत। उन्होंने मतलब एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करी है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म हुई है उसके बारे में बात करी है, ठीक है। ये सारी डिस्कशन इस किताब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ठीक है। एक आप कह सकते हो वेव ऑब्जर्वेटरी है, या कह लो एक रिसर्च प्लेस है, एक ऐसी जगह जहां पर रिसर्च होगी, उसका नाम है लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस पे ग्रेविटेशनल वेव्स में या वेव्स पर यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। ये आपका हिंगोली में है, ठीक है। कहां पर बन रही है ये ऑब्जर्वेटरी, ये बन रही है हिंगोली में। तो सवाल ये है कि हिंगोली किस स्टेट में, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या उड़ीसा में है, या महाराष्ट्र में? बताइए, चार ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये लीगो कहां पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र, हिंगोली से याद रखना है, ठीक है। हिंडौन से कंफ्यूज मत करना, हिंडौन की बात नहीं कर रहे हैं, हिंगोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? हिंगोली में है। और हिंगोली कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब, हिंगोली है सर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है।
ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसका काम क्या है? ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए काम करती है। आइंस्टाइन जो ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट दे गए थे, उसके बाद साइंटिस्ट ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स पे रिसर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आपका हिंगोली, महाराष्ट्र। Well, coming to the next question, question number 50. Recently, Union Minister Kiran Rijiju has launched the trailer of the first ever movie in Tagil language, Love in 90s. Tagil language is mainly spoken in which of the following states? बहुत टफ सवाल है सर, शायद कोई आंसर ना कर पाए। कितना टफ सवाल है? देखा है किसी ने ट्रेलर इसका, लव इन 90s का? तागिल लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है, तो तागिल लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है? आपका अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका अरुणाचल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपकी मूवी किसने डायरेक्ट की है? तापेन नातम जी ने डायरेक्ट की है। ये भी याद रख लेना, क्योंकि मूवीज में डायरेक्टर का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, नहीं अभी मजाक मजाक मत उड़ाओ। तापेन नातम ये नाम ध्यान रख लेना, वरना फिर एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि लव इन 90s के डायरेक्टर कौन थे, फिर कहोगे हमें अपने प्रदेश के बारे में नहीं पता है ना। तो ये दो तीन चीजें याद रखना। कौन सी लैंग्वेज में आ रहा है, मूवी का नाम याद रखना लव इन 90s, तागिन लैंग्वेज याद रख लेना, और दूसरा डायरेक्टर का नाम याद रख लेना, तापेन नातम। ठीक है, ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, और तागिन लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ पर आपका अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, वो सब भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा, है ना। बिल्कुल, ये पीडीएफ से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी जो पीडीएफ अपलोडेड है सब उसमें है, ये सारा कंटेंट पीडीएफ में है। अब वो मूवी में आप कमेंट करके बताना कि लड़के का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। चलो, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो एक बार गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक 50 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। कीपा जी देखो, ये करंट अफेयर्स का क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर्स ये कंटिन्यूअस है, ये ऐसा नहीं है कि नया बैच स्टार्ट होने से नया करंट अफेयर्स होता है। ये कंटिन्यूअस ऑन गोइंग चलता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ज्वाइन किए हो करंट अफेयर्स, क्या कहते हैं, अब आप क्लास अभी ज्वाइन किए हो और हमें पुराना करंट अफेयर्स पढ़ाना है, तो बर्डन हो जाएगा अगर नए नए बैच में बदल बदल के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चलते आ रहे हैं। हम तो बहुत कुछ, हम तो 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर जो 231 है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं आज तो 232 है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ाते आ रहे हैं। आज 231 क्लास खत्म कर ली है। ठीक है, तो और ये चलता रहेगा, एग्जाम आएंगे जाएंगे, ये करंट अफेयर्स चलता रहेगा। इसीलिए जो जो क्लासेस होती जाती करंट अफेयर्स की, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल में हर मंथ की सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाती है। ठीक है, और आपका जितनी भी पीडीएफ हैं, सारी पीडीएफ आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाके आप सारी पीडीएफ करंट अफेयर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि फर्स्ट क्लास है तो इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने, ये तो करंट अफेयर्स है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स चलेंगे वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होंगे। बाकी जो जीके वगैरह में अभी आप पढ़ोगे, जैसे एक दो दिन में वेडनेसडे से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, वो बिल्कुल फ्रेश होगा। ठीक है, हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, वो फ्रेश होगा। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। Who among the following is the author of the new book, The Indian Metropolis, Deconstructing India's Urban Spaces? Who among the following is the author of the new book, The Indian Metropolis, Deconstructing India's Urban Spaces?
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, फिरोज वरुण गांधी। इस किताब के ऑथर हैं फिरोज वरुण गांधी। फिरोज वरुण गांधी कौन है सर? ये एक्चुअली वरुण गांधी है ना, उन्होंने अपने नाम के आगे फिरोज वर्ड लगा रखा है। फिरोज वरुण गांधी एक्चुअली वरुण गांधी इनका नाम है ना। जो इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजीव गांधी, राजीव गांधी, तो ये संजीव गांधी के बेटे हैं। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आई थिंक पीलीभीत यूपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और राजीव गांधी के बेटे तो राहुल गांधी, उनको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। तो ये किताब किसके बारे में है? अर्बनाइजेशन के बारे में। ये किताब बेसिकली एक बात बताती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे अर्बनाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कोरोना में अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोज हुई, कि सालों से एक पर्सन जो दिल्ली जैसे शहर या बड़े शहर में रह रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन लगता है तो उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो कुछ दिन सरवाइव कर पाए। वो वापस से अपने गांव की तरफ भाग रहा है। यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो बड़े शहर हैं, वो अभी भी लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। उनमें अभी भी फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, उनमें अभी भी सिचुएशन दिक्कत वाली रहती है। जब भी जरा सी दिल्ली में बारिश भर हो जाती है तो आप देखते हो दिल्ली कितना पानी में डूब जाता है। इस बार ज्यादा बारिश हो गई तो दिल्ली में फ्लड की भी सिचुएशन बढ़ गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि अर्बन सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है। थोड़ी सी बारिश से पूरा शहर आपका भर जाता। बेंगलोर उठा लो, दिल्ली उठा लो, मुंबई उठा लो, थोड़ी सी बारिश हुई पूरा शहर बह जाता है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि किस तरह से अर्बनाइजेशन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हुआ। और वहीं अगर हम उसे कंपेयर करें पुरानी सिविलाइजेशन से, वहां पर जितना बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होता था, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, तो उसके कंपैरिजन में हम लैग कर रहे हैं। हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे। So for most urban Indians, the past few years have been unsettling. We have seen neighborhoods locked down for months during a pandemic, increasing the daily challenges of earning a living, as well as access to good health care and education. Inflation has ravaged the land with spiraling prices of food, rent, and transport. Our cities are hard to live in, lacking basic amenities while being unaesthetic and discordant with our civilizations. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, अच्छी हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है, तो किस बात के ये अर्बनाइज्ड सिटीज हैं। तो इसी बात को हाईलाइट करते हैं वरुण गांधी अपनी किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस। ठीक है। वरुण गांधी के बारे में, हाँ, उनके आप कह सकते हो चचेरे भाई हैं। तो वरुण गांधी के आप आर्टिकल्स को फॉलो करो तो काफी आपको सीखने को मिलेगा ना, काफी कुछ बढ़िया बढ़िया बोलते हैं वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। Recently, which of the following ministries has launched the पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? पोषण मतलब खाने को भी मिलेगा, पोषण मतलब आपको जो न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट है वो भी की जाएगी, और पढ़ाई भी मतलब एजुकेशन भी दी जाएगी। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री इसको कर रहा है? देखो, पढ़ाई की बात हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकता है, लेकिन बच्चे को पोषण देने की बात हो रही है तो इसमें कहीं रूरल अर्बन ऐसा तो मेंशन है नहीं, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के होने के चांसेस कम है। तो बात किसकी हो रही है? बच्चों की हो रही है ना। पोषण भी पढ़ाई भी किसको कराओगे? बच्चों को कराओगे। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी हो सकती है। तो इन दो के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। स्पेसिफिकली रूरल या अर्बन तो मेंशन नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो नहीं होगा। और सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई के अलावा पोषण की भी बात हो रही है, तो चांसेस आर कि करेक्ट आंसर क्या हो? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और करेक्ट आंसर है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये कैंपेन पोषण भी पढ़ाई भी, इसका पर्पस क्या है? जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देने की सरकार की जो मुहिम है उसको मजबूत किया जा सके, उस पर फोकस किया जा सके। ठीक है। तो ये है किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनको कौन चलाएगा? आंगनबाड़ी चलाएंगे। ठीक है। आंगनबाड़ी क्या होती है? आंगनबाड़ी सर एक तरीके का रूरल चाइल्ड केयर सेंटर होता है। ठीक है। एक भारत सरकार का बहुत पुराना प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके तहत रूरल एरियाज में कुछ सेंटर्स बनाए गए जिनको कहते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स। आंगनबाड़ी सेंटर्स में क्या मिलता है आपको? वहां पर बेसिक हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन,
ये सारे जो फैसिलिटीज हैं इसको प्रोवाइड कराने में ये आपकी काफी हेल्प करते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हो रूरल एरियाज को गवर्नमेंट की स्कीम से कनेक्ट करते हैं, रूरल एरियाज को गवर्नमेंट की स्कीम से कनेक्ट करने में आपका जो आंगनवाड़ी सेक्टर्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म करके और बेटर सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि ये आंगनबाड़ी जो लोग हैं ये लोकल रूरल एरिया से इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं। तो ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी हेल्प प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में काम करने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आंगनबाड़ी। हाँ, तो निकिता जी का तो एक्सपीरियंस रहा है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, ठीक है। तो एक पूरा आपका मिशन चल रहा है ना, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, और ये सब किसके अंदर कवर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कवर है, ठीक है। व्हाट आई मिस्ड, ये तो डिपेंड करता है आप कौन से क्वेश्चन से आए। हम लोग ने आज कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट किया था, तो हम लोग 52 पे आ गए। हाँ, तो आप तो बढ़िया है, जानते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम अक्टूबर 2023, ठीक है। इनमें से किसने, किस और कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ट्रांजिशनल फेज, कब से, अक्टूबर 2023 से। तो पहला सवाल तो ये कि किसने अनाउंस किया है, और दूसरा सवाल ये कि ये भला है क्या। तो निकिता जी ने तो अपना फिक्स कर लिया है कि कार्बन दिख जाए तो यूरोपियन यूनियन लगा देना, तुक्का सही भी है उनका, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्लाइमेट के रिलेटेड लॉ है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो यूरोप में कोई प्रोडक्ट एंटर करता है, ठीक है, यूरोप काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की, लेकिन यूरोप में कोई प्रोडक्ट एंटर होता है जिस पर बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ, उसके बाद वो प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यूरोप नहीं चाहता है कि, यूरोपियन यूनियन का कहने का मतलब है हम ऐसे प्रोडक्ट्स को रोकेंगे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ हो। तो हम हर एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि उस पर कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। उस पर क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, जिससे ऐसे प्रोडक्ट्स को रोका जा सके जिनमें कार्बन का एमिशन ज्यादा हो रहा है। 2005 में इन्होंने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या ये था कि जो यूरोपियन यूनियन में इंडस्ट्रीज लगेंगी उनको एक लिमिट दे दी गई थी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप इस लिमिट तक कर सकते हैं, आप उस लिमिट के बियॉन्ड करेंगे तो आप पे फाइन लगेगा। और इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे मान लो दो कंट्री हैं एक्स और वाई, इसको एक्स को लिमिट कुछ दे दी, मान लो 10 की लिमिट, इससे ज्यादा एमिशन मत करना, वाई को लिमिट दे दी 10 की कि इससे ज्यादा एमिशन मत करना। बट एक्चुअल में एक्स वाले ने एमिशन किया 8 और वाई वाले ने एमिशन किया 12। अब तो सर वाई वाले पे तो फाइन पड़ेगा, तो वाई वाला क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा +2 एमिशन किया है वो इसको बेच दे, ठीक है। एक्स वाले से कहेगा कि मेरे से पैसा ले लो और बदले में ये +2 वाला जो एमिशन का क्रेडिट है वो अपने पास रख लो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास 8 का ही एमिशन हुआ है, तुम्हारे पास स्पेस है, तुम्हारी लिमिट थी, तुम्हारा कोटा था 10 का, अब तुमने करा है सिर्फ 8, तुम्हारे पास 2 का कोटा बचा हुआ है, मेरा एक्सीड कर गया तो मेरे पे फाइन पड़ जाएगा। तो मेरे पे फाइन पड़े उससे बढ़िया ये है कि कुछ पैसा मेरे से ले लो और ये दो जो एक्स्ट्रा एमिशन मैंने किया उसे अपने कोटे में डाल लो। तो इसको कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग करना। तो एमिशन ट्रेडिंग का सिस्टम 2005 में यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद वो एक स्टेप आगे जाके बढ़ के CBAM लाए हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म,
इट इम्पोजेस कार्बन रिलेटेड कॉस्ट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ उन पे ज्यादा ये लोग प्राइस लगा देंगे, कुछ अलग से टैक्स वगैरह लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है। तो importers are required to pay a price linked to the average emission cost under European Union's emission trading system। ठीक है, चलिए सर, तो ये था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो पर्पस ये है कि क्लाइमेट चेंज को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। गांधी जी, अभी मैं ऑफलाइन क्लास ही ले रहा हूँ, अभी मेरी क्लास ऑनलाइन ही चल रही है ना। ठीक है सर, चलिए, तो ये क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, काइंडली गिव मी थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रिसेंटली 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कौन कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इनको 8 साल पूरे हो गए। ठीक है, मोदी जी जब 2014 में पावर में आए थे, ठीक है, 2015 में उन्होंने ये 3 स्कीम लॉन्च की थी, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? फाइनेंस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या पंचायती राज? बताइए सर, तो इन 4 में से कौन सी मिनिस्ट्री होगी? तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड बात हो रही है सर, तो इसमें पंचायती राज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और एक तरीके से आप देख सकते हो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंशन हो कि रूरल एरियाज के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी रोल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर सोशल जस्टिस की तो बात हो रही है, तो बी ऑप्शन हो सकता है, और चूंकि ये इंश्योरेंस स्कीम से तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन तो ए और बी लगते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मैं आप ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने तुक्का मार रहा हूं, मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से सोच सकते हो, आप किस तरह से प्लान कर सकते हो कि मेरे को किस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलो, तो तीनों योजनाएं किस किस बारे में? देखो, सरकार की अगर कोई भी स्कीम जानो ना, तो 2 चीजें सबसे पहले जानना। एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो स्कीम लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री तीनों की फाइनेंस है। दूसरी, इस स्कीम की टारगेट ऑडियंस क्या है, ये किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है। अगर ये दोनों चीजें आप याद रखोगे, कभी भी स्कीम्स पे कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात पे आता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, और स्कीम सुनते ही पहला सवाल तो ये आता है क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो क्लैरिटी रखोगे कि क्या क्या पढ़ना है तो चीजें याद भी रहेंगी। तो एक तो मिनिस्ट्री याद रखो, और दूसरा आप याद रखो कि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। और स्कीम्स तो जनरली करंट अफेयर्स में रिपीट होती भी रहती हैं। अटल पेंशन योजना कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, निरी बार पढ़ा चुका हूँ। तो जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स करते आ रहे हैं उनको पता होगा, और आगे जो कंटिन्यू करेंगे उन्हें भी दिखता रहेगा अटल पेंशन योजना कई बार आता रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जीवन ज्योति बीमा योजना किससे रिलेटेड है? डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ज्योति लाइट, ठीक है, लाइट, डेथ हो गई लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ज्योति प्रोवाइड करता है, डेथ के टाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। किसी वजह से अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस टाइम उसको ये इसके तहत पैसा मिलेगा। एक है सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंट से बचाता, प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ये किसके लिए है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, कि वो पर्सन मान लो उसका हाथ चला गया या कोई भी किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तीसरा है अटल पेंशन योजना, ये सबसे मजेदार स्कीम है सरकार की,
क्योंकि अभी तक जो पेंशन का कंसेप्ट था, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिसेस में आया, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी लोगों को पेंशन का अधिकार है। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत एक दुकान चलाने वाला, एक मान लो लेबर पर्सन भी, कोई लेबर भी है, किसी की छोटी दुकान भी है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं, कॉर्पोरेट वाले तो नहीं, मतलब जो लेबर क्लास है या जो गरीब सेक्शन है, ठीक है, जो डेली वेज अर्न कर रहा है, रोज कमाता है रोज खाता है, जैसे लेबर है कोई, तो एक उम्र बाद उनके तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर उनका क्या होगा? तो उनके लिए सरकार एक पेंशन योजना लाई है जिसे कहते हैं अटल पेंशन योजना। तो ये एक तरीके का यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। तो जो भी पुअर अंडर प्रिविलेज वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, वो इसके तहत फायदा उठा सकते हैं। उनको मंथली कुछ कुछ पेमेंट करना होगा और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद वो पैसा मंथली उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स किसके अंडर चल रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर चल रही हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, ये सब बाद की बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल कम बनते, इसके पूछे जाने के चांसेस कम है। अगर क्वेश्चन आता है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम डायरेक्ट वो ये पूछेगा कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, या इसको किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया है, या इसको कौन चला रहा है। जैसे अभी आपने देखा 100 डेज 100 पेज, इस पे सवाल आया, तो उसने ये तो नहीं पूछा ना कि इसमें होता क्या है, उसने सीधा पूछा ये किसके अंडर स्कीम चल रही है, सीधा आंसर था आरबीआई के अंडर चल रही है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो यही पूछेगा किसके अंडर चल रही है, या ये किसके लिए है, किसको टारगेट करती है। जैसे स्वनिधि, पीएम स्वनिधि पे सवाल आया था इस बार, तो उसने क्या पूछा कि जो लोन सरकार दे रही है वो 10,000 है कि 20,000 है। उसने क्या पूछा, स्वनिधि स्कीम किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है। ऑप्शन में था स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, कुछ लोग फार्मर लगाया है। तो स्कीम में 2 चीजें ध्यान रखना, किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंडर वो स्कीम चल रही है, और दूसरा कौन सी ऑडियंस को वो टारगेट कर रही है स्कीम। हर एक ऑडियंस की अलग अलग स्कीम लॉन्च की जाती है, ठीक है सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यस और नो? हाँ, 100 डेज 100 वो घूम फिर के जो पढ़ाता हूँ वही आता है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ही बना रहा हूँ पेपर, हाँ, लेकिन उन्हीं में से घूम फिर के चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो कोई अलग से मार्क्स के अखबार थोड़ी ना जाके पढ़ते, जो अखबार हम पढ़ लें भाई वो पढ़ लें, है ना। न्यूज़पेपर तो सेम है ना हम लोगों का। चलो जी, ऐसा तो है नहीं एपीएसएसबी वाले मार्क्स टाइम्स पढ़ते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Recently, Shanti Niketan has been recommended for inclusion in the UNESCO's World Heritage List. It is in which of the following states? अभी यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट है उसे और एक्सपेंड किया जा रहा है, और भी साइट्स इंक्लूड की जा रही हैं। तो एक है शांति निकेतन, एक्चुअली ये एक यूनिवर्सिटी है ना, तो इसको इंक्लूड करा जा रहा है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये किस स्टेट में है? अगर कुछ लोगों को याद हो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। शांति निकेतन किस स्टेट में है सर? ये है करेक्ट आंसर इसका, वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इट इज अ रिनोन्ड कल्चरल एंड हेरिटेज प्लेस। इट वाज द होम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर ही लिव्ड एंड कंपोज मेन, सॉरी वो अलग यूनिवर्सिटी आई थिंक है ना। It was the home of Rabindranath Tagore, where he lived and composed many of his literary works, including songs, poems, and novels. तो ये जो शांति निकेतन ये किससे रिलेटेड है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। फिर ओडीएफ का सवाल, ओडीएफ पे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ विलेजेस in India have achieved ODF plus status
इन फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, भारत सरकार, हाँ वो यूनिवर्सिटी विश्व भारती था, वो एक ओनली लिविंग हेरिटेज साइट बनेगा वो, क्योंकि बाकी सारी हेरिटेज साइट क्या है, वो बस ठप पड़ी है, उस पर बस प्रिजर्वेशन होता है उनका, लेकिन वो एक ऐसी हेरिटेज साइट है जो ऑलरेडी अभी उस पे वो लिविंग है, कि वहां पर ऑलरेडी क्लासेस वगैरह चलती है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन के दो फेजेस चलते हैं, एक है अर्बन मिशन, एक है ग्रामीण मिशन, इसके दो कैटेगरीज हैं। अर्बन एरियाज के लिए अर्बन मिशन चलता है, ग्रामीण एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए ग्रामीण मिशन चलता है। ठीक है, पर्पस क्या है, देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ मतलब क्लियर, साफ, क्लीन बनाना है, हाइजीनिक कंट्री बनना है। कैसे बनेंगे, रोड हमारी साफ होनी चाहिए, खुले में कोई शौच नहीं करे, ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, कोई टॉयलेट शौच ना करे खुले में, उसको कहते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, शहर के जो सीवरेज लाइन है वो साफ होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, जितना भी सीवरेज निकलता है, जितनी भी शहर की गंदगी निकलती है, उसको ट्रीट करके, ठीक है, फिर रिवर में उसका पानी छोड़ना चाहिए, अदरवाइज रिवर को पॉल्यूट करेंगे हम लोग। जब ये सारी चीजें हम कर पाएंगे तब हम अपने आप को क्या मानेंगे, स्वच्छ भारत मानेंगे। ठीक है, तो अभी इसका फेज 2 चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 1 अचीव हो गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है ओडीएफ प्लस स्टेटस कितने विलेजेस को मिल गया है, इंडिया के कितने विलेजेस को ओडीएफ प्लस स्टेटस मिल गया है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके कि ओडीएफ स्टेटस का क्या मतलब है, ओडीएफ प्लस का क्या मतलब है, और ओडीएफ प्लस प्लस का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है ओडीएफ प्लस स्टेटस की। ओडीएफ में हमने कहा था कोई खुले में शौच ना करे, ओडीएफ प्लस में कहा था ना शौच करे ना यूरिनेट करे, ओडीएफ प्लस प्लस में कहा था ओडीएफ प्लस भी हो, साथ ही साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो फुली फंक्शनल हो। ठीक है, तो वो ओडीएफ प्लस प्लस होता है। तो कितने विलेजेस ऑफ इंडिया आर नाउ ओडीएफ प्लस? हाँ जी सर, तो इसका करेक्ट आंसर इज 50%। इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी हम कितने पे पहुंचे हैं, 50% पर पहुंचे हैं। ठीक है सर, तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 है, तो इसके अभी हम लोग ओडीएफ प्लस स्टेटस की बात करें तो अभी कितना 50% विलेजेस पे हम पहुंच चुके हैं। चार चीजें देखी जाएंगी, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट कैसा है, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हिसाब क्या है, ग्रे वाटर मतलब जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसे कहते हैं ग्रे वाटर, ग्रे वाटर का मैनेजमेंट कैसा है, फीकल स्लज मैनेजमेंट कैसा है, ये चारों चीजों को चेक करके फिर ओडीएफ प्लस का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, अभी तक कितने के पास है, 50% ऑफ द विलेजेस हैव एक्वायर्ड दैट स्टेटस। तो अभी आधा हुआ है, आधा अभी बाकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Recently, the Union Ministry of Finance has notified the lowering of the threshold for the e-invoicing to how much amount? E-invoicing का जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है उसे रोका जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड द लोअरिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड फॉर ई-इनवॉइसिंग टू हाउ मच अमाउंट। जैसे कोई प्रोडक्ट मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो उसका बिल जनरेट होता है, उस बिल को क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। तो सरकार ने एक लिमिट सेट कर रखी कि इससे ज्यादा का अगर बिल जनरेट होगा तो आपको उसे ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, आप फिर वहां से एक ई इनवॉइस जनरेट होगी, उसको यूज करना है। ठीक है, ई इनवॉइस का मतलब सरकार के पास जानकारी है इस ट्रेड की। जब ट्रेड एक लिमिट से ज्यादा होता है तो उस सरकार को आपको पोर्टल पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो उस बिल को कहते हैं ई इनवॉइस। तो वो मिनिमम अमाउंट, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। एक मिनिमम अमाउंट का ट्रेड होना चाहिए, अगर उससे ऊपर का होगा तभी ई इनवॉइस की जरूरत है, अदरवाइज आप वही बिना ई इनवॉइस के डायरेक्ट ले जा सकते हो। ठीक है, सरकार को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है, तो वो थ्रेशोल्ड अमाउंट है 5 करोड़।
ठीक है। वो थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है, 5 करोड़। अब वो थ्रेशोल्ड अमाउंट सरकार ने क्या कर दिया है, घटा दिया। पहले आई थिंक 10 करोड़ था, अब 10 करोड़ से घटा के कितना कर दिया, 5 करोड़। कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का जो भी धंधा करोगे सरकार को जानकारी दोगे। तो एक सिस्टम है जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड बाय द जीएसटीएन फॉर फर्दर यूज ऑन द जीएसटी पोर्टल। मान लो जैसे यहाँ कोई दुकानदार है ना, उसको अपने एरिया के लिए, मान लो इसकी फर्नीचर की दुकान है ना, तो ये फर्नीचर कहाँ से मंगाएगा, एक फैक्ट्री है वहां से फर्नीचर मंगाएगा। तो यहाँ से जब फर्नीचर मंगाएगा, मान लो उसका जो ट्रेड है फर्नीचर का वो 5 करोड़ से ऊपर का हो रहा है, ठीक है, तो उसको सरकार को अपने जीएसटी नंबर के साथ पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये जो फर्नीचर मंगा रहा है ये कोई इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं मंगा रहा है, ये एक दुकानदारी मंगा रहा है, ये खुद एक बिजनेसमैन है। और इस फर्नीचर को यहाँ से फैक्ट्री से जो बेच रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेस टू बिजनेस में जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर नजर रखने के लिए सरकार ऐसा काम करती है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। Recently, the Supreme Court has ruled that the Delhi government has legislative and executive powers over services except for public order, police, and land. Which of the following articles of the Constitution of India establishes a legislative assembly for NCT of Delhi? NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। एनसीटी बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब जो एक्चुअल में दिल्ली है उसकी बात हो रही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद इलेक्शन से एक चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट भी है और एक चीफ मिनिस्टर भी है, तो इनकी पावर को डिवाइड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन चीजें सीएम के कंट्रोल में नहीं होंगी, ये किसके कंट्रोल में होंगी, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। यानी कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार की नहीं सुनेगी, और दिल्ली में जितनी भी जमीनें खरीदी बेची जाएंगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। बाकी बिजली है, पानी है, ये हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं, ये कौन देखे, ये सीएम साहब देख सकते हैं, है ना। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद सीएम इलेक्ट हो रहा है, तो सवाल ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया। और अभी एक लड़ाई चल रही थी दिल्ली में यूनियन वर्सेस सीएम की। यूनियन की तरफ से कौन कंट्रोल करता है दिल्ली को, लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल और सीएम साहब की लड़ाई चलती रहती है, किसके पास पावर ज्यादा है। अभी तक क्या था कि अगर सीएम साहब को किसी ऑफिसर को ट्रांसफर करना है या सस्पेंड करना है तो वो पावर नहीं थी, वो एलजी के पास पावर थी। तो दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की इसके लिए कि ये पावर हमें हमारे पास होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम के फेवर में वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा दिल्ली के सीएम की बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर को सस्पेंड ट्रांसफर करने की पावर सीएम साहब को दो, क्योंकि ये इलेक्टेड है, एलजी साहब इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड कौन है, सीएम साहब है। तो सीएम की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा सीएम की पावर ज्यादा है एलजी से, एलजी को सीएम की एडवाइस पे काम करना चाहिए। और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन चीजें हटा दो, बाकी सारा दिल्ली किसके कंट्रोल में, सीएम के कंट्रोल में। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें सीएम के कंसेप्ट कहां से चालू हुए, जब दिल्ली को मिली एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दिल्ली को क्या मिली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के थ्रू अमेंडमेंट करके कौन सा आर्टिकल लाया गया जिसके बाद दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट हुई। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 239 ए, ठीक है। तो दिल्ली में जो आपका ये यूटी का लेजिस्लेटिव असेंबली आई है वो किस आर्टिकल से आई है,
आर्टिकल 239 ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 ए। 69th अमेंडमेंट से ये आर्टिकल ऐड किया गया था। 69th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 239 ए which declared Union Territory of Delhi to be administered by a LG who works on aid and advice of the elected legislative assembly. ठीक है, with the exception of public order, police and land. ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा दिल्ली वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा आपका ऑनलाइन क्लासेस का फायदा यही है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग से देख लेना अगर आप नहीं देख पा रहे हैं ना। ठीक है, अगर नहीं कल आप देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं। 69 आई थिंक 1991। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1991। 69th अमेंडमेंट 1991, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। Recently, the fourth edition of the bilateral exercise Samudra Shakti was held between India and which of the following countries? Recently, the fourth edition of the bilateral exercise Samudra Shakti 2023 was held between India and which of the following countries? समुद्र शक्ति किन किन कंट्रीज के बीच हुई थी, बताइए सर। इंडोनेशिया। ये समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच हो रही है? इंडोनेशिया के बीच हो रही है। अभी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, बट अब ये चेंज हो रही है। तो ये जो आइलैंड्स है ना, ये आपका ये वाला आइलैंड है ना, हाँ, तो ये पोर्शन आपका किसका है? इंडोनेशिया का। ध्यान रखना, ये पूरा गिनिया आइलैंड है। इस गिनिया का जो आधा हिस्सा है ये भी किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। तो जितना भी ये डार्क कलर में है ये सब क्या है? आपका इंडोनेशिया। वर्ल्ड मैप हम जल्दी फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप बाकी कंट्रीज वगैरह लोकेशंस भी उससे इजीली रिकॉग्नाइज करना फिर से सीख जाओगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड द इंडियन नेवी हैज सीज्ड 2500 kg ऑफ मेथाम्फेटामाइन। ठीक है, ₹15,000 करोड़ वैल्यू, 15,000 करोड़ वैल्यू का मेथाम्फेटामाइन 2,500 किलो बरामद किया है केरला कोस्ट पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? तो मतलब एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हो 2500 kg का कंसाइनमेंट एनसीबी ने पकड़ा है इंडियन नेवी के साथ मिलकर। 15,000 करोड़ वैल्यू का एक तरीके का ड्रग ही है ये, मेथाम्फेटामाइन। ठीक है, इसको पकड़ा है। तो ये जो पकड़ने का ऑपरेशन था, ऑपरेशन का क्या नाम था? अशोका, समुद्रगुप्त, समुद्रयान, नायक? हाँ जी, तो इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्र में चुपके से करा है, गुप्त तरीके से, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। किसने किया? एनसीबी ने। किसके साथ मिलकर किया? नेवी के साथ मिलकर किया। ठीक है, मेथाम्फेटामाइन को इसमें पकड़ा है। तो एनसीबी की बात करें, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड
by the government of India in 1986 under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। तो 1985 में इसके लिए कानून बना था। तो ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, या कह लो लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट में इसके लिए लॉ बना हुआ है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। भारत में डीपीएसपी में हमारा एक आर्टिकल 47 भी है। डीपीएसपी में जाओगे तो एक आर्टिकल 47 भी है जो स्टेट को डायरेक्ट करता है टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन, ठीक है, ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजीरियस टू हेल्थ। मतलब वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि सरकार क्या करे, ऐसे ड्रग्स जो हेल्थ के लिए इंजीरियस हैं उनको क्या करे, प्रोहिबिट करे, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस में उसको यूज करें, अदरवाइज उसको रोकें। तो ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग्स को कंट्रोल करना ये किस लिस्ट में आएगा, सेंटर की कि स्टेट की? तो ये ध्यान रखना, सेंटर की लिस्ट में आता है। ठीक है, चलो जी, तो या फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, चलो फिर तो यहाँ तक अगर लग रहा हो कुछ सीख के जा रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, अपने कलीग्स के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, तो अगर लेक्चर लगाओ अच्छा लगाओ तो थम्स अप दे देंगे। जून का करंट अफेयर्स को भी, हाँ निकिता जी, ठीक है, जैसे जैसे जल्दी जल्दी हो जाएगा मैं उसको भी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।